और कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आज हम 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सॉल्यूशंस, है ना? ठीक है। हाँ। अच्छा। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट का ऐसा है कि कुछ एग्जाम्स में वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है? जब बोर्ड की एग्ज़ाम्स होंगी उस टाइम पे उसे देख लिया जाएगा, ठीक है? तो अभी हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, ठीक है? जैसे कि हमारा ट्रेंड रहा है हमेशा से हर चैप्टर के साथ कि हम पहले उसकी बारीकियां देखते हैं, ठीक है? तो अभी पहले इसका वेटेज देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं नीट के लिए, ठीक? तो नीट एग्जामिनेशन में, है ना, इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है? 2 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है? नीट के बाद अगर जेई मेंस की बात करें तो यहाँ एक क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, ठीक है? और अगर हम महाराष्ट्र सीईटी की बात करें, है ना, एमएच सीईटी, ठीक है, आप सबका फेवरेट, ठीक है? अरे नहीं, मजाक। ठीक। इसमें 3 क्वेश्चन। ओके। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 3 क्वेश्चन। चलिए, अब बात करेंगे हम इस चैप्टर के बारे में, है ना, कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स से। कंसंट्रेशन टर्म्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे राउल्ट लॉ की, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे आगे चलते हुए, ठीक है, थर्ड में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, ठीक है ना? चलिए, हाँ अभी यहीं तक है, ठीक है? फिफ्थ नंबर में बात करते हैं हम। अ, अच्छा, यहाँ पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो नॉन आइडियल होता है इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, ठीक है? अभी बात करते हैं फिफ्थ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और सिक्स्थ में पढ़ेंगे हम हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? इस तरीके से हम इस चैप्टर को डील करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो हम शुरू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स से। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक। और हमारी सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स आने वाली है, जो कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, है ना? क्या है भाई? मोलेरिटी, ठीक है? क्या भाई साहब? मोलेरिटी, जी, रिटी नॉट लिटी, है ना? जी, यहाँ रिटी है ना, लिटी नहीं, ठीक है? ओके। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है? जी गुरु जी।
क्या होता है भाई साहब? मोलरिटी क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से हम ऐसे जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम डेफिनेशन देखते हैं। सर कैसे समझेंगे इसको? कुछ इस तरीके से समझें। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझेंगे कि भाई साहब ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है ना? सॉल्यूशन कैसे बनता है? अच्छा, हाँ यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर लें हम। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ है? ठीक, सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन है ना, बात करें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट को जब किसमें मिलाया जाता है भाई साहब? सॉल्वेंट में, है ना? तो क्या बनता है? पूरी सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है सर, कैसे मिलाया जाता है सर? होमोजीनियसली मिलाया जाता है ना? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना? तो क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, होमोजीनियस नहीं पता है? होमोजीनियस का मतलब होता है भाई साहब थ्रो आउट एक जैसा। मतलब मतलब जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, ये सोल्यूट इसमें मिलाया है। ठीक है, सोल्यूट मैंने ले लिया शुगर। ठीक, और सॉल्वेंट मैंने लिया वाटर, है ना? मैंने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद इसका पहला सीप जो मैं लिया ना, उसका टेस्ट, उसमें जो मिठास है, वही मिठास इसके लास्ट सीप में हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस, है ना? थ्रो आउट एक जैसा। ठीक है, समझ गए क्या? चलिए, तो हम बात कर रहे थे मोलरिटी की, है ना? मोलरिटी की बात कर रहे थे, है ना? और बीच में आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होती है भाई साहब? सर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप समझ में आया क्या आपको? अच्छा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझने जैसी बात यही है कि भाई साहब आपने क्या किया, सोल्यूट मिलाया किस में सर? सॉल्वेंट में, है ना? क्या बनाया आपने? सॉल्यूशन बनाया। ठीक है गुरुजी, है ना भाई? ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाया ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सॉल्यूशन बनाया है, ये बना है 1 liter। ठीक है, ये बना है 1 liter, और इस 1 liter में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है जितने हैं, वही क्या होगा हमारा? वही हमारा मोलरिटी होगी। ठीक है, और सब फार्मूला लिखना चाहे तो मोलरिटी इक्वल टू भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय भाई साहब क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, है ना? इन लीटर। अगर लीटर में लिखना है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दीजिए, है ना? अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है ml में, है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, है ना, इन ml। अगर मैं ml में लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। चलिए, और मोल्स तो हमें पता ही है, कैसे लिखते हैं भाई साहब? सालम बताइए कैसे लिखते हैं? अच्छा, ठीक है भाई, क्या बोल रहे हो? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ
सॉल्यूट। ठीक है, चलिए, तो ये हमने m देखा, हम इसको वापस से करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में लिख रहे हो आप यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1000 से करना पड़ेगा। ठीक है, यही क्या है? मोलरिटी है। ठीक है, यही क्या है? मोलरिटी। चलिए क्वेश्चन देखे क्या? हाँ, क्वेश्चन देखिए। अगर मैं बात करता हूँ कि 2 moles ऑफ HCl, है ना, मिक्सड विथ 500 ml सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई साहब? मोलरिटी फाइंड करो, फाइंड मोलरिटी। तो मोलरिटी फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, मोलरिटी m इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको मिक्स किया है ना, 2, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में लिखना है, ml में लिखना है 500 ml। अगर ml में आप लिखा है तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से करना है, तो जाएगा 4m। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, 4m से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमने 11th में देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं 11th में। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसका ही भाई, मोलरिटी, है ना, मोलेलिटी। ठीक है ना, मोलेलिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात हो रही है। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है सॉल्वेंट की। किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है। मतलब कुछ ऐसे देखो भाई साहब, ये हमें सॉल्यूशन बनाना है, हम मिला रहे हैं सॉल्यूट। ठीक है, ठीक, सोल्यूट के कुछ मोल मिलाए हमने, है ना, और सॉल्वेंट हमने लिया है 1 kg इस बार। कितना लिया है? 1 kg। सॉल्वेंट कितना लिया है? 1 kg। ठीक है, और ये बन गया क्या? सॉल्यूशन बन गया है। ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है भाई। तो अब देखो, अब जो मोल्स हमने सोल्यूट के मिलाए हैं ना 1 kg में, वही क्या होगा? मोलिलिटी होगा। ठीक है, तो मोलिलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और उसको लिखेंगे तब हम कैसे लिखते हैं भाई साहब? मोलिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अगर kg में होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर kg में नहीं है तो फिर क्या करेंगे सर? अगर ग्राम में होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर है तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 1000 से करूँगा। ठीक है, क्यों सर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसको केजी में कन्वर्ट किया मैंने। केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ 1000 से, और वो 1000 ऊपर चला जाता है और हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक है, अब देखिए अगली कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी देखें? अच्छा, इन कंसंट्रेशन टर्म्स में एक चीज़ है कि भाई साहब कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है ना।
तो जैसे मोलेलिटी, अभी हमने दो चीज़ों की बात की, एक मोलेलिटी की बात की, अभी 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 जस्ट बात की है, उसके पहले हमने बात की मोलेरिटी की, है ना, मोलेरिटी की बात की, है ना। तो मुझे आप बताइए कि मोलेलिटी और मोलेरिटी में से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मानसी तुम बताओ कौन है टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, जी बिल्कुल सही। मानसी का कहना है कि भाई साहब मोलेरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलेरिटी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। जी बिल्कुल, जिसमें भी वॉल्यूम का फैक्टर आता है, जिस टर्म में भी वॉल्यूम का फैक्टर आता है वो टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन आता है ना नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है ना नीचे, यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ, तो यहाँ वॉल्यूम जो आ रहा है ना, ठीक है, जो वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास वो इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट कर देता है, ठीक है। और मोलिलिटी में कोई वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो आगे से जितनी भी टर्म्स हैं जो जिनमें भी जो मतलब वॉल्यूम डिपेंडेंट है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में आगे हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। चलिए, मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, है ना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन क्या है गुरुजी। जैसे दो चीज़ों को मिलाया गया है ना हमने, जैसे मान लो ये है मेरे पास, है ना, ये है मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें मैंने ए चीज़ मिलाई, कुछ चीज़ मिलाई बी, ठीक है, ए मिलाया और बी मिलाया, ये सॉल्यूशन बन गया ए प्लस बी का, ठीक है। ए प्लस बी का सॉल्यूशन बना है। ओ, मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई साहब हमने ए मिलाया है और बी मिलाया है और ए और बी से हमने सॉल्यूशन मिलाया है, ठीक है। ए हमेशा सॉल्वेंट लेंगे हम, ठीक है, और बी हमेशा क्या लेंगे, सोल्यूट लेंगे। कहाँ पर, इस पूरे चैप्टर में जो जब भी हम सोल्यूट की बात करेंगे तब बी की बात करेंगे, है ना, बी को ही लिखेंगे, है ना। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि ए और बी मिला हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, तो हम बी मानेंगे कि सोल्यूट है और ए क्या है, सोल्वेंट है, ठीक है। ए और बी मिले हुए हैं, अपने अपने मोल लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है कि एक है मोल किसकी रिस्पेक्ट में, पूरा मोल्स की रिस्पेक्ट में। तो मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन होता है एक्स से, एक्स से होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये क्या है, एक्स से है ना, एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और बात करेंगे हम एक्स बी की, है ना, वो क्या होता है। अच्छा, ये चीज़ें हम 11th में पढ़ चुके हैं इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, है ना। चलिए, अब बात करेंगे आगे एक्स बी की। ये क्या है, एन बी, है ना, मोल्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स, है ना, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो ये है एक्स है और एक्स बी जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, एक्स ए प्लस एक्स बी, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होगा 1, ठीक है। क्या होगा भाई, 1 होगा। ए सेम, क्या होगा, 1 होगा ना, ठीक है। मानते हो मेरी बात को, जी बिल्कुल मानते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो मनवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, एन ए प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, है ना। इसको अगर हम सम करते हैं तो मुझे मिलेगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ही बचेगा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है ना, क्योंकि इसको हम चैप्टर्स में यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। यहीं से मुझे पता चलेगा कि एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी होता है भाई, ठीक है। और यहीं से मुझे पता चलेगा कि एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। और दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है, ठीक है।
चलिए, अच्छा ठीक है ठीक है। भाई साहब आप लोग तो जीनियस हो हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब बात करेंगे हम सर कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे सामने। अच्छा, एक कंसंट्रेशन टर्म है हमारी नॉर्मेलिटी, ठीक है। चलिए गुरुजी यहाँ बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? कुछ नहीं है नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी का अगर निकालना है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? सर हमारा जुगाड़ हमेशा लगा होता है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलेरिटी। मोलेरिटी, लीटी, लिटी नहीं, है ना। ओके सर, ये कैसे निकला वो देखेंगे हम आगे, है ना। देखिए भाई साहब, नॉर्मेलिटी का अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये क्या वाला है? एक्चुअली ये जो है ये मोल्स में ही जैसे मैं मोल से निकालने के लिए क्या करता हूँ भाई साहब, आपके पास जो वेट दिया हुआ है ना। हमारे केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो जो वेट या मास दिया हुआ है उसको मैं क्या करता हूँ, मोलर मास से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? मोल मिलता है ना। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है? जो मेरा मास होता है ना उसको डिवाइड करना होता है, ओके, इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो सारी कहानी यहीं से आती है, ठीक है। तो सर कैसे है? वही वही बात है, सीधी बात वही है। सर सोल्यूट मिलाया है। इस बार सोल्यूट को हमने क्या नहीं देखा है? इस बार सोल्यूट को हमने मोल नहीं देखे हैं, क्या देखे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट देखे हैं। क्या देखे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। किस में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। सर उससे कम या ज़्यादा हो तो? अरे उससे कम ज़्यादा होगा तो हम कर लेंगे उसको, ठीक है, मैनेज कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, हाँ जी, ये एन फैक्टर निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और हमने 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो सर एन फैक्टर निकालने के लिए क्या, अच्छा ओके, सर फार्मूला पहले बता दो। फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अगर ml में है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1000 से कर देते हैं, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं सर? मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एन फैक्टर से, है ना। मोल को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं सर? क्योंकि वहाँ डिवाइड करते हैं ना, तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर ऊपर आ जाता है और पूरा मोल रह जाता है ना। मोल के साथ में एन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं समझ में आया क्या? ए पागल, अच्छा सबको आ गया है, इसको नहीं आया है। एक बार बता देता हूँ चल। मोल क्या होता है गुरुजी? मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, है ना। मोलर मास या मोलिकुलर वेट, है ना। लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है ना, इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो होते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट। और सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। तो एन फैक्टर ऊपर चला जाता है और ये मेरे पास मोल बच जाता है ना। तो यही कहानी मुझे यहाँ यहीं से आता है, ये एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके,
चलिए गुरुजी एन फैक्टर बताइए क्या होता है। एन फैक्टर, भाई साहब एन फैक्टर होता है अगर एसिड है कोई तो उसकी बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। सर बेसिसिटी क्या होती है? अरे भाई साहब कितने बार वो कॉन्जुगेट बेस बना सकता है। अच्छा, अरे सिंपली अगर देखें हम तो जो एसिड हमारे कितने एच दे सकता है, जितने वो एच दे सकता है वो उसकी क्या है, बेसिसिटी है। ठीक है, तो जैसे मान लो H3PO4 है ना, H2SO4 है, HCl है ना, तो HCl के लिए 3 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है, तो यही क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा भाई साहब एसिड के लिए। ठीक है, बेस की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे तो बेस के लिए सर एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। तो सर बेस की एसिडिटी कैसे देखेंगे आप? तो भाई साहब जो बेस होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास NaOH बेस है ना, CaOH होल ट्वाइस बेस है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे OH1 है, यहाँ OH कितना है, 2 है, तो ये इनकी क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया। और अगर मान लो कोई रिएक्शन है ना, कोई रिएक्शन है, तो हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हुए हैं कि भाई साहब जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना, तो चेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, हेरफेर होता है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी को क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं सर एन फैक्टर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होता है, जैसे मान लो KMnO4 है, ठीक है, इससे कहीं से भी जाके MnO2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ क्या है, +7 है, चेंज कितने का है, 3 का है, तो यही क्या है, इसका एन फैक्टर है। ठीक है, तो ये एन फैक्टर यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी से भी निपट चुके हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स ऐसी होती है, अच्छा नॉर्मेलिटी का बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, जितेश तुम बताओगे भाई साहब, इस बार आप बताओगे, ठीक है, क्या है भाई? अच्छा, वेरी गुड, भाई का कहना है कि हाँ सर टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है। ठीक है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ कभी कभी हम ऐसे देखते हैं सर, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना, क्या देखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, ऐसे कुछ लिखा होता है कि 50% वेट बाय वेट, 30% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट, है ना, 50% वेट बाय वेट। तो ये क्या चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है? ठीक, तो देखिए जब भी आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। सर ये तो आपने क्या बता दिया, फार्मूला बता दिया। डेफिनेशन की बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मास ऑफ, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या किस में लिखेंगे रे, ग्राम में लिखना है रे भाई, है ना, ये भी ग्राम में लिखना है और ये भी ग्राम में लिखना है। ठीक, ये भी ग्राम में लिखना है और ये भी ग्राम में लिखना है भाई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए वेट बाय वेट है, यहाँ पर कहीं वो वॉल्यूम है क्या, नहीं है, तो नेहा आप बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, है ना, इसी तरीके से हमें समझना है चीज़ों को। ठीक है, बार बार रिकॉल होने से क्या होता है कि क्लास में आपको समझ में आता है और आपके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई साहब ये चीज़ तो ये मास्टर ने ऐसा बताया था और ये चीज़ हम समझ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मास की बात हो रही है दोनों टाइप, ऊपर भी मास की बात हो रही है, नीचे भी मास की बात हो रही है, इसीलिए सर ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन मान लो बात करूँ मैं परसेंटेज वेट बाय
वॉल्यूम की, तब क्या होगा भाई, है ना, तब क्या होगा, तब होगा ये कि भाई साहब इसकी डेफिनेशन पहले तो लिखो, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में भाई, यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है 100 ml की, तो सर इसका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, फॉर्मूला जो हमने बताया था यही हो जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, सर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, इंटू क्या करेंगे 100 से करेंगे। बात समझ में आई क्या आपको, ठीक है, अच्छा नोट भी करते जा रहे हो क्या, ओके, नहीं तो PDF दे दिया है कि आपको, चलिए ठीक है ठीक है, ओके आगे चलें। अगर मान लो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाए, अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करें हम, है ना, तो क्या होता है भाई, ये होता है सर वॉल्यूम ऑफ, क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये चीज़ें देख लेंगे हम, है ना, ये तो हम समझते ही हैं इस चीज़ को। आगे चलते हैं हम, है ना, एक और कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी बची हुई है ना, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है भाई साहब, आपकी कंसंट्रेशन टर्म अगली बची हुई है ppm, बात करें ppm की, है ना, ppm, ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, क्या होता है भाई, पार्ट पर मिलियन, है ना। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट का कितना पार्ट है सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में, ठीक है ना, पार्ट ऑफ सोल्यूट, पार्ट, 5 मिनट, पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। नहीं समझे क्या, ऐसा समझो, तो ऐसा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब मास ऑफ सोल्यूट, कितने मास ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन, है ना, मिलियंस टाइप, है ना, तो मिलियन क्या होता है 10⁻6 होता है, ठीक है। चलिए ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।